हिंदुस्तान इन दिनों एक बड़ी खुशी में डूबा हुआ है। बड़ी कामयाबी हुई है। इसरो का चंद्रयान जिस तरह से चांद पर कामयाबी के साथ उतरा, वो छोटी बात नहीं थी। चांद के उस हिस्से में उतरा जहां दुनिया के किसी भी देश का कोई अंतरिक्ष यान अभी तक नहीं पहुंचा था। ये पहली पहुंच है वहां पर, पहले पांव पड़े हैं किसी यान के वहां पर। और एक खतरा भी लग रहा था कि ठीक 1 या 2 दिन पहले रूस का एक यान चांद पर उतरते उतरते गिरकर चूर चूर हो गया था। तो लोगों के मन में आशंका थी। रूस जो कि अंतरिक्ष विज्ञान में हिंदुस्तान के मुकाबले बहुत बड़ा देश है, बहुत पहले से विकसित है वहाँ पर, लेकिन उसका अभियान भी नाकामयाब अभी अभी हुआ था 1 ही दिन पहले। तो ऐसे में हिंदुस्तान के लोग दुआ कर रहे थे, हवन कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। सबका असर हुआ होगा, सबसे अधिक विज्ञान का असर हुआ होगा। लेकिन इस खुशी में एक तस्वीर लोगों के दिल को छू रही है। जो रोवर है, जो कि चंद्रयान का जो हिस्सा चांद पर उतरा है, रोवर, जो रोवर वहाँ पर घूमेगा फिरेगा, जो रोवर वहाँ पर कई तरह की रिसर्च करेगा, उस रोवर के चक्के के टायरों के निशान चांद की ज़मीन पर, चांद की मिट्टी पर ऐसे खूबसूरत बने हुए हैं, ऐसे खूबसूरत बने हुए हैं। वो इसरो का निशान बना रहे हैं वहाँ पर। आप देखेंगे तस्वीरों को, दंग रह जाएंगे। अद्भुत तस्वीरें हैं। उस रोवर के चक्कों के निशान दिख रहे हैं जैसे टायर के निशान दिखते हैं गीली मिट्टी पर। उसके बीच में भारत का राज्य चिन्ह दिख रहा है, इसरो का निशान दिख रहा है, और लोग खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे इसको देखकर कि चांद जहाँ पर हवा नहीं है, जहाँ पर कोई आंधी नहीं आ सकती, वहाँ पर ये निशान अब हजारों बरस तक रहेंगे। हजारों बरस तक हिंदुस्तान का राज्य चिन्ह वहाँ पर रहेगा, इसरो का नाम वहाँ पर रहेगा। वहाँ पर ये चांद की ज़मीन पर दुनिया का पहला देश है जिसका ठप्पा लग गया है। बात बहुत खुशी की है, तस्वीर इतनी खूबसूरत है। मेरे साथ थोड़ी सी दिक्कत ये है कि मुझको जब कोई चीज़ बहुत सनसनीखेज, बहुत अच्छी या बहुत बुरी लगती है तो मैं थोड़ा सा उसकी जांच पड़ताल करने में लग जाता हूँ। एक फ़ोटोग्राफ़र रहा हूँ मैं, बरसों तक मैंने फ़ोटोग्राफ़ी की है। डार्क रूम में अपने हाथ से मैंने नेगेटिव से प्रिंट बनाए हैं। कैमरे के लेंस से, अलग अलग तरह के लेंस से मैंने चीज़ों को देखा है। तो मुझको लगा कि किसी भी मिट्टी पे बनने के लिए ये निशान जो हैं ये कुछ ज़्यादा साफ़ हैं, बहुत ज़्यादा साफ़ हैं। दुनिया की किसी मिट्टी पर, किसी गीले सीमेंट पर भी कहीं पर ऐसा निशान नहीं बन सकता इतना साफ जितना साफ ये है। ऐसा लग रहा है कि कागज़ पर किसी ने छाप दिया है। लेकिन मैं ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहा था तो बहुत सारे फौजी और दूसरे बहुत सारे बड़े बड़े लोग वो इसको पोस्ट कर रहे थे। जो ब्लू टिक वाले भी थे, जो केवल अफवाहबाज नहीं थे, जिन्होंने ट्विटर को पैसा देकर ब्लू टिक लिया हुआ है। मैंने भी अभी 2-3 दिन पहले लिया है। तो ऐसे लोग जिनकी शिनाख्त ट्विटर ने थोड़ी बहुत की होगी, जो गंभीर हैं थोड़े से, जिनका नाम में मेजर लिखा हुआ है, कुछ और फौजी ओहदे लिखे हुए हैं, बड़े बड़े लोग इसको, तस्वीर को ट्वीट कर रहे थे। मुझको कुछ खटका लगा कि क्या कोई भी गाड़ी, कोई भी चक्का, कोई भी सील ज़मीन पर इतना साफ मिट्टी पर, चांद की जो उबड़ खाबड़ सतह बताई जाती है, क्या वहाँ पर इतना साफ छापा डाल सकता है जो जैसे रंगोली में किसी ने बनाया हो, उससे 1000 गुना साफ और बारीक छापा इसरो का, भारत के राज्य चिन्ह का दिख रहा था। और लोग खुशी में उसको चारों तरफ फैला रहे हैं। मेरे पास भी कम से कम 100 अलग अलग लोगों ने खुशी के साथ इस तस्वीर को भेजा था। तो मैंने इसकी तलाश चालू की, इस फोटो की तलाश करते करते मुझको न्यूज़ मीटर नाम की एक वेबसाइट है, फैक्ट चेकर, जो कि चीज़ों की सच्चाई को परखने की कोशिश करती है। ये वेबसाइट न्यूज़ मीटर, उस पर मुझको इसकी हकीकत मिली। उसके पहले जब मैंने ट्विटर पे इसको देखा तो ट्विटर पे इसका नाम था साथ में,
लखनऊ के एक सज्जन हैं कृषांशु गर्ग, लखनऊ के, उनके नाम से ये तस्वीर पोस्ट हुई थी ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया में, और उन्होंने कॉपीराइट भी अपना बनाया हुआ था निशान साथ में। तो मुझको थोड़ा सा ये भी लगा कि चांद की तस्वीर पे तो इसरो का कॉपीराइट होना चाहिए, उसके ऊपर किसी व्यक्ति का कॉपीराइट कैसे है? धरती से तो कोई किसी टेलीस्कोप बायोस्कोप से किसी से कोई तस्वीर ले नहीं सकते। फिर जब ढूंढते ढूंढते मैं कई वेबसाइटों पर गया, उसमें से एक न्यूज़ मीटर ने इसका फैक्ट चेक किया है, फैक्ट चेक करके बतलाया कि ये तस्वीर लैंडिंग के 10 घंटे पहले से सोशल मीडिया पर पोस्ट की हुई है, और कृष्णांशु गर्ग इन्होंने ही ये तस्वीर पोस्ट की है। और इन्होंने सबसे पहले जब इसको पोस्ट किया था तो इसके साथ में इन्होंने काउंटर भी डाल दिया था, जो हर सेकंड काउंटडाउन बता रहा था कि अब कितने घंटे बाकी हैं लैंडिंग में। तो ये उसके पहले से बनाई हुई तस्वीर थी। इस फैक्ट चेकर के पूछे हुए उन्होंने बतलाया कि वो अंतरिक्ष के मामलों में दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने कंप्यूटर पर फोटोशॉप जैसे किसी सॉफ्टवेयर से इस तस्वीर को बनाया था। किसी को धोखा देने की नीयत नहीं थी, क्योंकि वो तो लैंडिंग के पहले ही उन्होंने पोस्ट कर दिया था। इस बात का सोशल मीडिया पर जांच करना आसान रहता है कि कितने बजे किस तारीख को पोस्ट हुई है। तो ये बात उनकी सही थी कि ये पहले पोस्ट हो गई थी लैंडिंग के 10 घंटे पहले। तो ये पूरी की पूरी तस्वीर जो कि एक गढ़ी हुई थी, उन्होंने एक कल्पना से उस तस्वीर को बनाया। ऐसा कोई छाप नहीं आ सकता। ये गाड़ी जो उतरी है वहाँ चंद्रयान 3 की, ये वहाँ मिट्टी में ज़मीन पे ऐसा कोई छापा नहीं बना रही है, ऐसे कोई टायर के निशान नहीं बन रहे हैं, भारत सरकार का कोई राज्य चिन्ह उस पर नहीं छपा हो रहा है, न इसरो का कोई निशान वहाँ पर छप रहा है। अब हालत यह है कि आज कोई अपनी कल्पना से एक पेंटिंग बना दे, एक डिजिटल आर्ट वर्क है ये, उसको बनाकर पोस्ट कर दे, तो लोग उसको सच का ठप्पा लगा लगा कर बधाई एक दूसरे को देते हुए चारों तरफ फैला रहे हैं। इस बात को कहने का एक मकसद मेरा ये है कि न केवल इस मामले में ये तो मासूम है, कई धोखा देने वाली तस्वीरें भी ऐसी बन सकती हैं और उनसे मैं आप तमाम लोग धोखा खा सकते हैं, जो कि डिजिटल आर्ट वर्क रहेगा, जो किसी सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर बनाई गई फ़ोटो रहेगी, और वो हमको सबको धोखा दे सकती है कि वो असली है, इतनी असली जैसी दिखेगी। ये तो ज़रूरत से लाखों गुना अधिक ज़्यादा असली दिख रही थी, ये असंभव किस्म की असली दिख रही थी। इसलिए मैं इसको पकड़ पाया और जांच करते करते रस्सी का सिरा लेकर मैं इस वेबसाइट तक पहुंचा, जिसने इस आर्ट वर्क बनाने वाले से भी बात की। उन्होंने कहा वो खुद हक्का बक्का हैं ये देख के कि लोग इसको असली मानकर बढ़ा रहे हैं, उनकी कोई नीयत किसी को धोखा देने की नहीं थी। उन्होंने तो एक डिजिटल कलाकृति बनाकर पोस्ट कर दिया था। अब ये देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से लोग धोखा दे सकते हैं किसी को। अब मैं दूसरी बात बतलाता हूँ आपको। 11 अगस्त की बात है, इसी महीने की। अभी संसद में प्रधानमंत्री ने कहा, मिजोरम में इंदिरा गांधी की सरकार ने वायुसेना को भेजकर बम बरसाए थे, ये उन्होंने कहा। बहुत लोगों के ध्यान से ये घटना निकल गई होगी, उतना पुराना इतिहास लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं है, कम लोगों ने पढ़ा है। ये बात सही है, घटना सही है। जो उन्होंने नहीं बताया था वो ये था कि वहाँ पर विद्रोही इतने ताकतवर हो गए थे कि उस प्रदेश पर, उसके शहरों पर वो काबिज हो रहे थे। उनको सरहद पार से दूसरे देश मदद कर रहे थे। उन्होंने कब्जा कर लिया था वहाँ पर, शहर पर, सरकारी इमारतों पर, टेलीफोन एक्सचेंज पर हथियारबंद कब्जा कर लिया था। उनको वहाँ से हटाने का, उस प्रदेश को हिंदुस्तान में बनाए रखने का यही एक रास्ता बचा था कि वहाँ फौजी कार्रवाई की जाए। इसलिए बम बरसाए गए थे, बमबारी हुई थी, उसमें कुछ मौतें भी हुई थी, लेकिन मोटे तौर पर वो देश के विद्रोहियों को, देशद्रोहियों को, हथियारबंद देशद्रोही जो कि पड़ोसी दूसरे
दुश्मन देशों की मदद से ये कर रहे थे, उनको रोकने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए इंदिरा गांधी ने ये कड़वा फैसला लिया था। इस बात को प्रधानमंत्री ने इसका एक हिस्सा बताया था। 11 तारीख को उन्होंने बताया, 11 अगस्त को, और 13 अगस्त को देश के एक बड़े टीवी चैनल ने ये दिखाना चालू किया कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने ये कहा है मिजोरम में हुआ क्या था, मिजोरम में बमबारी कैसे हुई थी, यहाँ तक कहा। इसके तुरंत बाद बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया हैं, जो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर बीजेपी के होने वाले पोस्ट के मुखिया हैं, उन्होंने एक पोस्ट किया। अमित मालवीय, उन्होंने एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी, ये दो लोग थे जो कि कांग्रेस के सांसद मंत्री रहे हुए लोग हैं। राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी भारतीय वायुसेना के उन विमानों को उड़ा रहे थे जिन्होंने 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजोल पर बम गिराए। बाद में दोनों कांग्रेस के टिकट पर सांसद और सरकार में मंत्री भी बने। स्पष्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में अपने ही लोगों पर हवाई हमला करने वालों को इंदिरा गांधी ने बतौर इनाम राजनीति में जगह दी और सम्मान दिया। बड़ी बात कही उन्होंने 2 पायलटों के नाम दिए कि इन 2 पायलटों ने बम बरसाए थे वहाँ पर मिजोरम पर। ये बात सही है कि ये दोनों एयरफोर्स में पायलट थे। राजेश पायलट के साथ ये है कि राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट आज कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं राजस्थान में। वो अपने पिता के सम्मान की रक्षा करने के लिए मौजूद हैं, कोई और बोले या ना बोले। राजेश पायलट याद होगा सबको कि राजीव गांधी के बड़े करीबी थे। इंदिरा गांधी के समय वो राजनीति में आए थे। तो राजेश पायलट के बारे में सचिन पायलट ने ट्वीट करके जो कहा, मैं उसको पढ़ के आपको सुनाता हूँ। अमित मालवीय के ट्वीट के जवाब में उन्होंने वो दस्तावेज पोस्ट किए हैं। उन्होंने कहा है कि अमित मालवीय, यू हैव द रॉन्ग डेट्स, रॉन्ग फैक्ट्स। यस, एज एन इंडियन एयरफोर्स पायलट माई लेट फादर, स्वर्गीय पिता, डिड ड्रॉप बॉम्ब्स, उन्होंने बम गिराए थे, लेकिन वो पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर थे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, न कि 5 मार्च 1966 को मिजोरम पे बम बरसाए थे उन्होंने, जैसा कि आपने लिखा है। उन्होंने इस बात को लिखा कि 5 मार्च 1966 को जब बम बरसाने की बात वो कह रहे हैं, उस दिन राजेश पायलट एयरफोर्स की नौकरी में भी नहीं थे। उन्होंने लिखा कि राजेश पायलट 29 अक्टूबर 1966 को एयरफोर्स की नौकरी में आए। तो एयरफोर्स की नौकरी में आने के पहले तो एयरफोर्स किसी को अपना बॉम्बर देकर भेज नहीं देगा कि जाओ बम गिरा के आ जाओ। हिंदुस्तान की वायुसेना के पास पायलटों का इतना टोटा नहीं पड़ा है कि किसी को भी दे के भेज दे। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है अच्छी तरह कि बीजेपी के आईटी सेल के पूरे देश के मुखिया ने किस रफ्तार से इस बात को डेट सहित लिखा, और डेट सहित सचिन पायलट ने दस्तावेजों सहित इस बात को पोस्ट किया है कि उनके पिता किस तारीख को नौकरी में आए। डेट लिखी हुई है उसकी। तो नौकरी में आने के कई महीने पहले तो जाके बम बरसा नहीं सकते थे। मुझको सोशल मीडिया पर कोई माफ़ीनामा नहीं मिला देखने के लिए। हिंदुस्तान की फ़ौज के एक पायलट के बारे में आपने इतना बड़ा झूठ पोस्ट किया जिसकी कोई हड़बड़ी नहीं थी। ऐसा नहीं कि अगले दिन कोई सचिन पायलट के चुनाव का मतदान होने वाला था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि अमित मालवीय सरीखे प्रमुख व्यक्ति के पास अपनी कही जाने वाली बातों को, लिखी जाने वाली बातों को ठोक बजाकर परखने का समय नहीं था, सहूलियत नहीं थी।
मैं आज इतने दिन बाद अगर इस बात को कह रहा हूँ, एक दूसरी ताज़ा घटना कल परसों की उसके साथ जोड़कर कह रहा हूँ, तो मैंने इतने दिन में तरह तरह के बहुत सारे अलग अलग स्रोतों से जानकारी लेकर इसकी पुष्टि की है, इसको कन्फर्म किया है, तब मैं आपके साथ कह रहा हूँ। जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, जो लोग एक राजनीतिक पार्टी के लिए काम करते हैं, उनको हिंदुस्तान की फ़ौज के पायलटों को उनके बारे में कुछ लिखते हुए, और ये बात ज़रूर है कि किसी न किसी पायलट ने ही मिजोरम पर बम गिराए होंगे फ़ौज के कहे हुए, लेकिन आप किसी का नाम लिखकर कांग्रेस को बदनाम करने के लिए कांग्रेस के 2 पायलटों का नाम लिख रहे हैं, जिसमें से कम एक की जानकारी तो आ गई है, कागजात मैंने देख लिए हैं कि वो तो नौकरी में ही थे, एयरफोर्स की नौकरी में ही नहीं थे उस दिन। अब सवाल ये उठता है कि सोशल मीडिया पर जितने किस्म का झूठ फैल रहा है, सोच समझकर फैलाया जा रहा है, किसी का झूठ पकड़ में भी आ जा रहा है, तो उस झूठ को वो मंजूर नहीं कर रहे हैं। कायदे की बात यह है, लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए ऐसी तमाम चीज़ों को लेकर। लोग नहीं मांग रहे हैं माफ़ी। लोग ये भी नहीं लिख रहे हैं हमसे गलती हो गई, हमने नासमझी में झूठा पोस्ट कर दिया था। और इस बात में कौन सी नासमझी हो सकती है कि कांग्रेस के किसी एक नेता के पिता का नाम लेकर, इंदिरा गांधी के मंत्री का, राजीव गांधी के मंत्री का नाम लेकर इस तरह से किया जाए जैसे कि इन्होंने देश के लोगों के ऊपर बम बरसाया है। इसकी क्या ज़रूरत थी? इसकी क्या हड़बड़ी थी? आज तो कोई बम गिर नहीं रहा है किसी पार्टी के ऑफिस पे या किसी देश की, प्रदेश की राजधानी पर। इतनी क्या हड़बड़ी है झूठ फैलाने की? इतनी क्या हड़बड़ी है किसी को बदनाम करने की? तो इन 2 घटनाओं को लेकर मैं आपके बीच आया हूँ। मैं आपसे यही कहने जा रहा हूँ, किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के पहले, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर आगे बढ़ाने के पहले बहुत बार परखिए। आप मान कर चलिए कि आपको अभी लग रहा है कि इसको आगे बढ़ाना है, तो आप कम से कम 10 मिनट 15 मिनट उसको सर्च कीजिए, ढूंढिए उसको, आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, आप गलती करने से बचेंगे, आपकी साख चौपट होने से बचेगी। मैं ऐसे लोगों की बात नहीं करता जो किसी आईटी सेल में काम करते हैं, किसी पार्टी का प्रोपेगेंडा करते हैं। इनमें बहुत से पत्रकार भी शामिल हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे नामी गिरामी पत्रकार हैं। कुछ पत्रकारों के बारे में यहाँ तक सुनता हूँ मैं कि किसी पार्टी से या किसी सरकार से उनको 8 लाख 10 लाख रुपया महीना तक मिलता है उस पार्टी के या सरकार के समर्थन के ट्वीट करने में। मैं नहीं जानता हूँ, मुझको 1 रुपया भी किसी से नहीं मिला है। मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि 10 लाख रुपया महीना कोई मुझको देने लगे रीट्वीट करने का, तो मैं उतने लालच को रोक पाऊँगा कि नहीं, मुझको अभी नहीं मालूम है। लेकिन मुझको लोगों के बारे में मालूम है कि लोगों को मिल रहा है। आपको अगर इतना बड़ा पैसा मिल रहा है झूठ को आगे बढ़ाने का, तो मैं आपको मना भी नहीं करूँगा, क्योंकि पैसे का काम पैसे से ही होता है। लेकिन अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो आप सोच समझ के ही अपनी साख चौपट कीजिए। आप एक झूठ को पोस्ट करके इसरो की साख भी नहीं बढ़ा रहे। जिस भारत सरकार का राज्य चिन्ह आप पोस्ट कर रहे हैं कि ये चांद पर ठप्पा लग गया है ज़िंदगी भर के लिए, उसकी भी साख नहीं बढ़ रही है इससे। भारत का राज्य चिन्ह, कई सरकारें आती और जाती हैं, ये 75 साल से राज्य चिन्ह बना हुआ है, इसकी इज्जत बने रहने दीजिए। किसी की साख बढ़ाने के लिए राज्य चिन्ह को ऐसे फर्जी फोटो में, कागज में छाप कर आगे मत बढ़ाइए। इसको ध्यान रखिए कि हम और आप अपनी साख को चौपट करके अपने किसी देवी देवता नेता की भी साख नहीं बढ़ा सकते, अपने ईश्वर की साख भी नहीं बढ़ा सकते। अपनी साख का ध्यान रखिए, झूठ को आगे मत बढ़ाइए। जो राजनीतिक दलों की तरफ से पेशेवर झूठ फैलाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर मेरी नसीहत का कोई असर नहीं होगा, मुझको मालूम है। उनकी साख वो जाने। जो लोग ऐसे हैं, इनके कई कई झूठ साबित हो चुके हैं, साल भर में कई कई झूठ, 10-10 20-20 झूठ इनके साबित हुए हैं, जो किसी चूक से नहीं हुए हैं कि मैं आपसे 19 तारीख कह रहा हूँ, वो 20 तारीख थी, चूक हो गई मेरे से। चूक नहीं, गलती नहीं, गलत काम किया है इन्होंने, सोच समझकर, साजिशन, इरादतन गलत काम किया है। उनसे मेरा कुछ नहीं कहना है, मैं उनको नहीं सुधार सकता, ये उनका पेशा है,
ये उनका फुल टाइम जॉब है, ये उनकी कमाई है। लेकिन मैं मेरे और आपके सरीखे आम लोगों की बात कर सकता हूँ, जो अपनी साख के लिए फिक्रमंद हैं, जिनको सच पे टिके रहना चाहिए। तो आप ऐसे किसी ठप्पे को, चांद के ठप्पे को आगे बढ़ाने के पहले जान लीजिए कि ये झूठा है। आप सचिन पायलट के गुजरे हुए पिता, देश के एक पायलट, फौजी पायलट, उनकी साख को चौपट करने के पहले जान लीजिए कि ये झूठा अभियान है, बदनीयत का अभियान है, सोचा समझा अभियान है। इसको जान लीजिए और ऐसी चीज़ों में हिस्सेदार मत बनिए। मैं फिर किसी खबर को लेकर आपके बीच रहूँगा। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक ज़रूर कीजिए और नीचे अगर टिप्पणी आप लिखेंगे तो हमको उससे बहुत सीखने का मौका मिलता है। आप इसके लिंक भी आगे बढ़ा सकते हैं। और आज मेरी कुल एक नसीहत है, वो ये कि अगर आप सिगरेट बीड़ी पीते हैं, हुक्का पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, इसको छोड़ दीजिए। कैंसर अकेले मरीज को नहीं खाता, कैंसर पूरे परिवार को खा जाता है, कैंसर पूरे परिवार को मार डालता है। ऐसा मत कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। फिर मिलते हैं। YouTube के हमारे खास कार्यक्रम रूबरू के जरिए हम लगातार छत्तीसगढ़ के सांसदों, विधायकों से सवाल पूछ रहे हैं, उनके चुनावी क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के सांसद, विधायक या उनसे जुड़ी पार्टी तक आप अपने सवाल पहुंचाएं, तो इसके लिए हमने एक खास नंबर की व्यवस्था की है। आप अपने सवाल हमें 6269626929 पर भेज सकते हैं। आप चाहें तो अपने सवाल हमें टाइप करके भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज के ज़रिए भेज सकते हैं, या अपना वीडियो बनाकर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं।